एस्पिरेंट्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने अपने ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनसे और बहुत सारी एफबी क्वेरीज में ये देखा कि जो फ्रेश एस्पिरेंट्स होते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने तैयारी करना शुरू करी है या जिन बिल्कुल नए हैं पीसीएसजे और एपीओ के फील्ड में, तो उनके माइंड में सबसे ज़्यादा अराइज होने वाला क्वेश्चन होते हैं क्या, कितना और कैसे। क्या पढ़ें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, कितना, किसी सब्जेक्ट को कितना पढ़ें कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। और तीसरा क्वेश्चन होता है कैसे, मतलब हम उस सब्जेक्ट्स को क्या और कितना में हम उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें कि हम वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। यानी हम देखेंगे कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि क्या पढ़ें। सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए कि क्या पढ़ें। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं मींस उनके लिए जो लॉ का फील्ड है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इन द सेंस कि उसमें कई सारे लॉज कवर होते हैं। आपको नहीं मालूम होता कि क्या उनमें से पढ़ा जाए, क्या उनमें से छोड़ दिया जाए। याद रखने वाली बात यह है कि जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स होते हैं, सबको पता है ये बात कि वो स्टेट वाइज होते हैं, यानी हर स्टेट का अलग एग्ज़ाम होता है। एक सेंट्रल लेवल पे ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता। ठीक है, तो हर ऑब्वियस सी बात है, जब हर स्टेट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो हर स्टेट में सिलेबस भी अलग अलग होगा। तो हमें सबसे पहले ये रणनीति बनानी होती है कि हमें किस स्टेट का एग्ज़ाम देना है। या दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है, बहुत से एस्पिरेंट होते हैं कि उन्हें बस एक टारगेट होता है कि जज बनना है या एपीओ बनना है या जो भी उनका टारगेट है लीगल फील्ड में, उन्हें वो पूरा करना है, भले ही स्टेट कोई भी हो या कोई भी जगह हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हम सिलेबस कैसे बनाएं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लेबोरियस स्टूडेंट होते हैं, वो इनिशियल स्टेज पे यानी एलएलबी में एडमिशन के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे ये नेसेसरी नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को फोकस करके तैयारी करें। वहाँ पे नेसेसरी होता है कि आप जस्ट तैयारी करें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेबस को यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो उन 3 पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट है हमारा मेजर एक्ट्स का। मेजर एक्ट्स मीन्स कि ये वो एक्ट्स हैं जो हर स्टेट में, चाहे आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें डेफिनेटली आने ही आने हैं। दूसरा है हमारा सेक्शन माइनर एक्ट्स का। माइनर एक्ट्स स्टेट वाइज चेंज हो जाते हैं, मींस किसी स्टेट में वो माइनर एक्ट्स पूछे जा रहे हैं और सेम दूसरे स्टेट में वो माइनर एक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। यानी कि क्या होता है कि कुछ में आएंगे, कुछ में नहीं आएंगे, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेम माइनर एक्ट 2 या 3 स्टेट में कवर हो रहा है। तीसरा हमारा जो सेक्शन है इस चीज़ में वो है लोकल एक्ट्स का। लोकल एक्ट्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर स्टेट के लॉज होते हैं जो केवल उसी स्टेट पे या उसी स्टेट के किसी एरिया पे अप्लाई होते हैं, तो वो केवल उसी स्टेट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने मेजर एक्ट्स में। मेजर एक्ट्स में जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपको सीआरपीसी, सीपीसी, फिर आपका आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, चौथा क्वेश्चन जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, नेक्स्ट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर आता है आपका फैमिली लॉ यानी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। ये एक्ट ऐसे हैं कि जब आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट की भी नहीं, मतलब आप कॉमन तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब इनमें कमांड होगा तो आप आगे और जो माइनर एक्ट्स हैं उन पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इन्हें समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था वो था माइनर एक्ट्स का। माइनर एक्ट्स बहुत सारे हैं, हर स्टेट के सिलेबस को देखते हुए बेसिकली जो नॉर्मली स्टेट्स हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे एक्ट अगर हम इन स्टेट्स को देखें तो ध्यान में रखते हुए माइनर एक्ट्स में जो आएंगे वो आएंगे आपके टॉर्ट, उसके अलावा आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि यूपी में बहुत मतलब पूछा जाता है, मैंडेटरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूपी में और उत्तराखंड में पूछा जाता है, आपका इक्विटी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, उसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे एक्ट आपके माइनर एक्ट्स हैं। तो इनको हमने अलग सेक्शन में रखा है। इसको आपको मेजर एक्ट्स, जब आपके मेजर एक्ट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं, उनके बाद आपको इन सब्जेक्ट्स को उठाना होता है।
ठीक है। अब बारी आती है थर्ड पार्ट यानी कि लोकल एक्ट्स की। लोकल एक्ट्स बेसिकली मैंने जैसा बताया था कि स्टेट वाइज होते हैं, पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई होते हैं या उसके किसी एरिया में अप्लाई होते हैं, तो वो केवल उसी स्टेट तक सीमित रहते हैं। तो इनको आपको कब पढ़ना है? जब आपके मेजर एक्ट परफेक्टली तैयार हैं, माइनर एक्ट परफेक्टली तैयार है, उसके बाद इनका नंबर आता है। तो टॉपिक है हमारा कितना पढ़ें। तो कितना पढ़ें के लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा। बेसिकली एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये स्टेट वाइज कंडक्ट कराया जाता है और इसका पैटर्न हर स्टेट में सेम ही है। तो सबसे पहले इसमें होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका जो हर स्टेट में कवर होता है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको सही ऑप्शन उसमें से ऑप्ट करना होता है। दूसरा होता है हमारा मेंस। मेंस हमारा जो होता है सब्जेक्टिव वाइज होता है। उसमें जो सब्जेक्ट में जैसे आपके जनरली LLB या ग्रेजुएशन में आप आंसर राइटिंग करते हो, बिल्कुल वैसे ही उसमें एक टॉपिक दिया रहता है, उसका आंसर आपको करना होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका एंट्रेंस का तरीका, ये सब चीज़ें जज की जाती हैं। और इसके बाद मेंस और इंटरव्यू के फाइनल मार्क्स, यानी इनके मार्क्स मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब बारी आती है प्री और मेंस के लिए हम कितना पढ़ें। ठीक है, तो अब हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं कि हमें कैसे तैयारी, कितना तैयारी करनी है, कैसे प्री की करनी है और मेंस की करनी है। कितना पढ़ें के लिए अब हम प्री और मेंस का हमें पता चल गया एग्ज़ाम पैटर्न कि प्री में आता है ऑब्जेक्टिव, मेंस में आता है सब्जेक्टिव। अब उसी चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लास्ट ईयर के पेपर्स देखने होंगे डिफरेंट स्टेट के। लास्ट ईयर के पेपर आपको बहुत इजीली नेट पे मिल जाएंगे, या आप बुक्स खरीद सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप या मेंस के लिए स्पेशली बुक्स आती हैं। ठीक, तो अब उनको देखते हुए और लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे प्रीलिम्स पे। तो हम अगर देखें उन लास्ट ईयर के पेपर्स को या उन बुक्स को अगर हम स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि प्री में एक लिमिटेड पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्री में हमारे 6 तरह के क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं। प्री में हमारा बनते हैं डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, दूसरे हमारे बनते हैं इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, तीसरे हमारे बनते हैं सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चौथे हमारे बनते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, पांचवे हमारे बनते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, और उसके अलावा हमारे छठे नंबर पे आते हैं केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हमारा 6 तरीके के क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम के, यानी जुडिशियल एग्ज़ाम के प्री में बनते ही बनते हैं। देखिए डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन किसी भी आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से एक्ट की है या कौन से सेक्शन की है, या आपको कोई एक सेक्शन दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना होगा ये कौन सी डेफिनेशन है। जनरली क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड इस तरीके के होते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे होते हैं इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। इंडेक्स का मतलब कि आपका जो भी आप बुक पढ़ते हो या जनरली आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, जो भी चीज़ आप देखते हो उनमें जो आगे इंडेक्स दिया रहता है, जैसे कि कौन सा टॉपिक कौन से पार्ट में आ रहा है। सपोज हम बात कर लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 8 बात कर रहा है इस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि विबंध कौन से अध्याय में दिया गया है, या विबंध कौन सी धारा से कौन सी धारा तक दिया गया है। तो ये क्वेश्चन सारे कहलाते हैं इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपकी बारी आती है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कोई डेफिनेशन दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा ये कौन सी धारा से संबंधित है। जैसे कि धारा 125 के बारे में हम बात कर लेते हैं CRPC की। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण के संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपका सिंपल सा 125 सेक्शन 125। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका होता है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनते हैं हमारे फैक्चुअल बेस्ड। फैक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक या फैक्ट के बारे में बात करी जाती है, उसमें आपको तर्क और उसके निष्कर्ष, ये इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें आपको सही आंसर ऑप्ट करना होता है। 2 पॉइंट दिए रहते हैं कि तर्क दिया रहता है, फिर उसका निष्कर्ष दिया रहता है। तो उसके बाद आपको बताना होता है कि दोनों सही है, या उनमें से एक सही है, या उसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, या दोनों गलत है। ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं आपके यहाँ यूपी में, उत्तराखंड में और बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बचता है वो है दृष्टांत बेस्ड क्वेश्चन। दृष्टांत बेस्ड क्या होते हैं, किसी भी एक्ट में बेसिकली अगर आप देखो, अगर इन दृष्टांत की हम बात करें तो पर्टिकुलर आपको मिलेंगे IPC में, कॉन्ट्रैक्ट में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये दृष्टांत मेनली जो मिलेंगे अधिकतर। तो ये दृष्टांत क्या होते हैं, किसी भी धारा को के प्रावधानों को समझाने के लिए दिए जाते हैं।
ठीक है। तो ये वहाँ पे उन दृष्टांत से आपका क्वेश्चन बनता है। मेनली जो क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो आईपीसी से कवर होते हैं। आईपीसी में सबसे ज़्यादा दृष्टांत बेस्ड इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। केस लॉ बेस्ड बेसिकली केस लॉ क्या कि कोई भी निर्णय जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया हो उस पर कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या तो वो निर्णय की एक लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन सा ये निर्णय कौन से वाद से संबंधित है, या वो एक वाद दे देंगे, उसकी जो लैंडमार्क जो निर्णय आया है उसके बारे में पूछ लेंगे कि इसमें क्या निर्धारित किया गया था। जैसे कि ये धारा 125 सभी धर्मों पे लागू होती है, ये कौन से वाद में निर्धारित किया गया। जैसे हमने इसका आंसर है शाहबानो बेगम का जो केस है, इसका आंसर ये है। बहुत कॉमनली पूछा जाता है, या सभी धर्मों पे ये धारा लागू होगी, 125 लागू होगी। केस लॉज 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं रिसेंट जजमेंट, दूसरे होते हैं लैंडमार्क जजमेंट और तीसरे होते हैं लीडिंग केस लॉज। और ये तीनों ही बेसिकली जब पूछे जाते हैं तो वो जजमेंट्स यानी वो केस लॉज पूछे जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए होते हैं। स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट में पूछा जा सकता है उस स्टेट का डिसीजन, बट मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा रिसेंट केस लॉ से। रिसेंट केस लॉ क्या होते हैं, जो हाल ही में निर्धारित किए गए हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम सपोज इस ईयर में हो रहा है तो लास्ट 2 ईयर्स के जो जजमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए वो जजमेंट आपके क्या होंगे, रिसेंट जजमेंट। दूसरे बताए मैंने लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट क्या होते हैं, उन जिस किसी विषय पर विधि नहीं बनी हुई है, ठीक है, या विधि ऐसी बनी हुई है जो कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर विवाद है उस पॉइंट पर सटीक नहीं बैठती है और वो विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दी जानी चाहिए थी, या किसी ऐसे मुद्दे पर विधि आनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं आई है। उन पॉइंट्स पर अगर कोई निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो वो निर्णय कहलाते हैं लैंडमार्क जजमेंट। जैसे कि 3 तलाक वाला मुद्दा था, उस पर कोई विधि नहीं बनी हुई थी, उच्चतम न्यायालय ने उसके लिए निर्णय दिया कि आप उस पर विधि बनाइए। तो उस स्थिति में 3 तलाक वाला निर्णय वो हमारा लैंडमार्क जजमेंट है। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य सेक्शन 303 की असंवैधानिकता को घोषित कर रहा है। उस संबंध में ये बताया गया है कि ये धारा असंवैधानिक है। उस पॉइंट पर धारा 303 आईपीसी की धारा 303 के संदर्भ में ये निर्णय लैंडमार्क जजमेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लीडिंग केस लॉस। लीडिंग केस लॉ क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट पर यानी कि कोई विधि जो बनी हुई है उस विधि को अच्छे से समझाने के लिए, इंटरप्रिटेट करने के लिए जब उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय देता है तो वो निर्णय लीडिंग केस लॉस कहलाते हैं। इसी पॉइंट पर अगर कोई निर्णय आया, किसी पॉइंट पर अगर कोई लॉ बना हुआ है, ठीक है, और उस लॉ पर कई विचारों में मतभेद की स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में जो निर्णय दिया जाता है वो कहलाता है हमारा लीडिंग केस लॉ। यानी कि जैसे कि शाहबानो बेगम का केस जो सेक्शन 125 सीआरपीसी पर है, वो इस पॉइंट पर लीडिंग केस लॉ कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक लाइन जो दिया गया है, जो निर्णय, वो कहा गया है कि धारा 125 सभी धर्मों पे लागू होती है, और इस चीज़ को उन्होंने धारा 125 को उच्चतम न्यायालय द्वारा इंटरप्रिटेट किया गया है इस मामले के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, लीडिंग केस लॉ, ठीक। तो ये हमारा हो गया प्री का सिलेबस। तो हमें कितना में देखना है कि हम इन टाइप से किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करें, यानी डेफिनेशन बेस, सेक्शन बेस, इंडेक्स बेस, फैक्चुअल बेस और इलस्ट्रेशन बेस और केस लॉ बेस। हमें इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए स्टडी करनी होती है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। अब बारी आती है मेंस की। तो मेंस हमारा, मैंने जैसा बताया था कि वो सब्जेक्टिव वाइज होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें टॉपिक वाइज पढ़ना होता है, ठीक। टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए जब हम प्री के लिए हमने ये सेक्शंस डिवाइड कर लिए कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, मेंस के लिए हमें क्या करना है, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। और जब हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसमें ये सारे टॉपिक यानी जो प्री के टॉपिक हैं वो सारे कवर होते हैं। सपोज़ अगर हम बात करें मेंटेनेंस की यानी भरण पोषण के बारे में, धारा 125, उसमें आपका मेंटेनेंस एक टॉपिक है जिसमें आपकी डेफिनेशन भी कवर हो रही है, सेक्शन भी कवर हो रहा है, इंडेक्स भी कवर हो रहा है। इंडेक्स इन द सेंस ये कौन से चैप्टर में, कौन से एक्ट की कौन से चैप्टर में आ रहा है, उसके फैक्चुअल पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं, यानी फैक्ट्स भी कवर हो रहे हैं। दृष्टांत अगर हमें कोई देना है तो अगर उसमें दृष्टांत है तो हम दृष्टांत भी देंगे। उसके बाद हमारा आता है केस लॉ, तो हम उसमें जो भी लीडिंग केस लॉ है या लैंडमार्क कोई जजमेंट है हमारा, तो हम उसमें वो भी इनपुट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी मेंस के लिए। फिर जब हम ये सब चीज़ें इकट्ठी पढ़ते हैं तो हमारे
उन पॉइंट्स पे यानी किसी भी टॉपिक पे यानी किसी भी या फिर उस सब्जेक्ट पे हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। जब हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो हम इंटरव्यू के लिए आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक है हमारा कैसे पढ़ें। ठीक है, क्या में आपको पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है, कितना में आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, हम उसके अकॉर्डिंग कितना पढ़ें। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यानी क्या और कितना के लिए, वो है कैसे पढ़ें। कैसे पढ़े का मतलब ये है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हम अपनी तैयारी किस तरीके से करें कि क्या और कितना को अपने कैसे पढ़े में पूरा कवर कर लें, यानी हम फाइनल सिलेक्शन ले सकें। मेन टॉपिक यही है, मेन मुद्दा यही है हमारा। ठीक है, तो कैसे पढ़े को हम लोग सबसे ज़्यादा जो अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर्स आपको देखें या जो मैं भी सजेस्ट करती हूँ हमेशा, या कोई भी जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है बेयर एक्ट बेस स्टडी। बेयर एक्ट के अलावा आप बुक्स चाहे कितनी भी रेफ़र कर लीजिए, बुक्स चाहे आप कितनी भी पढ़ लीजिए, मगर आप जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी किसी भी एक्ट की, तब तक आप आगे सक्सेस नहीं पा सकते। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैसे पढ़े में कि आपको बेयर एक्ट बेस स्टडी करनी है। अब बेयर एक्ट को भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा हमने क्या में बताया था, और उसी पैटर्न से पढ़ेंगे जैसा हमने कितना में बताया था। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ये बताऊंगी आपको कि मेजर एक्ट्स के जो बेयर एक्ट हैं हम उनको किस तरीके से स्टडी करें, या बेयर एक्ट को नॉर्मली पढ़ने का तरीका क्या होता है, या बेयर एक्ट हम कैसे हम लोग उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल TULC को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारी ऑनलाइन लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे FB पेज तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को लाइक करें, और उसके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।